अगर हम लोग एसी जनरेटर की बात करें जिसके अंदर हमारा जो रोटर है उस पे मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ मैंने परमानेंट मैग्नेट ले लिए कन्वीनियंस के लिए, और वो ओमेगा आर की एंगुलर स्पीड से घूम रहा है और एक स्टैटिक कंडक्टर है। इन दैट केस अगर वो जो मैग्नेट है जो रोटर पे लगा हुआ है वो जब पास होगा कंडक्टर से तो वहाँ पे फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा और एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एंड देन जब उसको पास होते हुए थोड़ा टाइम हो जाएगा, यानी कि अगेन वो जब 90 डिग्री चला जाएगा तो फिर से वहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये ऑलरेडी ये सब आप लोग जानते हो, इसके ऊपर मैं बहुत बार लेक्चर ले चुका हूँ, हम लोग पुराने लेक्चर में सब डिस्कस कर चुके हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टैटिक कंडक्टर इन सब के ऊपर चर्चा की हुई है। अगर मैं बात करूँ इसकी एसी वेव की, तो कुछ इस तरीके की एसी वेव मेरे सामने आएगी, साइनसोइडल वेव फॉर्म, जिसका टी टाइम पीरियड होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड बताया हुआ है। ठीक, नाउ अगर मैं ऐसी वेव की इसी ये जो मैंने केस सीखा इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करूं, तो बेसिकली जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है वन कंप्लीट साइकिल अपॉन में टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी कि कितना टाइम लगेगा उस साइकिल को कंप्लीट करने में, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर अल्टरनेटर की बात करी जाए तो अल्टरनेटर के केस में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो P इंटू एन एस बाई 120 होती है। ये ऑलरेडी हम लोग पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि इसको मैं आने वाले लेक्चर में आने वाले समय में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, इस पूरे जो हमने प्रेजेंटेशन ये जो हमारी चल रही है जो लेक्चर है, इसके दो इंपॉर्टेंट टारगेट हैं। पहला टारगेट है कि ये जो फॉर्मूला है वन कंप्लीट साइकिल अपॉन टाइम से कैसे पी एन एस बाई 120 आया, इसका डेरिवेशन हम लोग इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि एन एस जो है ये क्या चीज है और ये कैसे निकाली जाएगी, यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड की मैं बार बार बात करता हूँ अल्टरनेटर में, उसकी क्या क्वांटिटी होती है, कैसे मैग्नीट्यूड से निकाली जाती है। ये दोनों चीजों को हम इस लेक्चर में सीखेंगे। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, इनको हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। अगर मैं बात करता हूं साइनसोइडल वेव फॉर्म की, यानी कि साइन वेव की, जो कि अभी हमने पीछे देखा, और उसका फॉर्मूला देखें तो फ्रिक्वेंसी जो होती है इक्वल टू होती है वन साइकिल अपॉन में टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। नाउ अब वन साइकिल क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो एक साइकिल में एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ मिला होता है, यानी कि अगर हम एसी वेव की बात करें, एसी वोल्टेज एसी करंट की, तो एक कंप्लीट साइकिल जो होती है वो 2 पाई एंगल की होती है। याद रखना ये 2 पाई एंगल इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, और जो डिस्टेंस कवर करता है इसमें कितना एंगल कवर करता है, 2 पाई एंगल कवर करता है टी टाइम पीरियड में। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 1 बाई टी, यानी कि वन साइकिल को मैंने 1 लिख देता हूं और टाइम पीरियड को टी लिख देता हूं। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करता हूं टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटर, यानी कि कितनी देर में ये टाइम पीरियड कवर होगा, ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा एंगुलर डिस्टेंस अपॉन एंगुलर स्पीड। अगर हम बात करें अल्टरनेटर की केस में, तो अल्टरनेटर जो रोटेट कर रहा है ओमेगा आर से, जो कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पे, और ये एक है थीटा मैकेनिकल, जो कि क्या है आपका एंगुलर डिस्टेंस है टू कंप्लीट वन साइकिल। यानी कि जो मैंने तुम्हारे अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको जो मैंने एसी की वेवफॉर्म दिखाई थी, वो उस एसी की एक साइकिल को बनाने के लिए थी जो अल्टरनेटर है उसके रोटर को ओमेगा आर से रोटेट करना पड़ेगा और थीटा मैकेनिकल एंगल कवर करना पड़ेगा कंडक्टर के अक्रॉस। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं टी टाइम पीरियड की, कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो थीटा मैकेनिकल जितना उस अल्टरनेटर का रोटर रोटेट हुआ और कितनी स्पीड से रोटेट हुआ, ठीक, ये चीजें आपको पता होंगी। अगर हम इसकी बात करें ओमेगा आर की एंगुलर वेलोसिटी की, तो वो होती है 2 पाई एन एस बाई 60। ठीक, 2 पाई एन एस बाई 60 होती है, जिसमें एन एस जो है वो होता है तुम्हारा सिंक्रोनस स्पीड होता है, और यही हमारा मेन टारगेट भी है, एक दूसरा टारगेट जो था जिसे हमें फाइंड करना था। लेकिन अगर दूसरे केस की बात करी जाए थीटा मैकेनिकल, तो थीटा मैकेनिकल के बारे में मेरे पास इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, थीटा मैकेनिकल बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया था थीटा मैकेनिकल क्या होता है, वो एंगल होता है जो एक अल्टरनेटर, ठीक है, एक अल्टरनेटर अगर मान लेते रोटेट कर रहा है, इस बात को समझो, थीटा मैकेनिकल कौन सा एंगल है कि अगर हमारे पास इस तरीके का रोटर है एंड नॉर्थ साउथ, और वो ये कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर से जब ये पास होगा तो ये जितना एंगल कवर करेगा थीटा मैकेनिकल, जो अभी हमने पीछे देखा था, ये थीटा मैकेनिकल जो होगा इतने ही टाइम में क्या होगा, हमारी एसी वेव जनरेट होगी। अब ये कितना होगा, ये कितना एंगल होना चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं एसी वेव को जानता हूं तो एसी वेव के बारे में मेरे पास हमें जानकारी है। हम जानते हैं कि थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 2 पाई होगा, यानी कि थीटा मैकेनिकल कितना होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक बात के लिए श्योर है कि थीटा इलेक्ट्रिकल एक साइकिल में 2 पाई लगता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। यानी कि अगर हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एंगल को मैकेनिकल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस चीज है, हमारे पास मैकेनिकल एंगल की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, और ये कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा इलेक्ट्रिकल जो फॉर्मूला होता है वो P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल होता है। ठीक, और
थीटा मैकेनिकल को अगर मैं शिफ्ट कर देता हूं तो थीटा मैकेनिकल इक्वल टू थीटा इलेक्ट्रिकल इंटू 2/p, जस्ट मैंने रिप्लेस करा है। ठीक है, हमने क्या करा है, जस्ट रिप्लेस कर दिया है और 2 को यहाँ भेज दिया है एंड p को नीचे भेज दिया है और यहाँ से हमने थीटा मैकेनिकल निकाल लिया। ठीक, तो यानी कि देखो अब अभी तक की कहानी अगर मैं बताऊं आपको, तो अल्टरनेटर जो था, अल्टरनेटर का रोटर नॉर्थ साउथ मैग्नेट वाला, उसने पर्टिकुलर एंगल थीटा मैकेनिकल रोटेट करा। ठीक है, थीटा मैकेनिकल जब रोटेट करा तो ये जो कंडक्टर था यहाँ पे, इसके अंदर एक एसी वेव जनरेट हो गई। ठीक, ये जो एसी वेव जनरेट हुई है, इस पर्टिकुलर एसी वेव के लिए इसको थीटा मैकेनिकल मूव करना पड़ेगा। अब इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि थीटा इलेक्ट्रिकल कितना है, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 2 पाई होगा एक साइकिल में। तो अब इसी मैकेनिकल को मैं अगर इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकालेंगे, तो थीटा मैकेनिकल को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में। वो कैसे करेंगे, थीटा मैकेनिकल इक्वल टू थीटा इलेक्ट्रिकल इंटू 2/p। इससे क्या हुआ, थीटा मैकेनिकल की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, तो थीटा मैकेनिकल अपॉन ओमेगा आर, यहाँ पे हम लोग थीटा मैकेनिकल की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल इंटू 2/p और ओमेगा आर की जगह 2π/ns/60। इसको और सॉल्व करोगे तो 2 पाई इंटू 2/p इंटू ns। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ अगर यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये जो 60 है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी 120 अपॉन में p इंटू ns। ठीक, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो होती है, और फ्रिक्वेंसी हम जानते कितनी होती है, 1/t होती है। अगर फ्रिक्वेंसी 1/t है तो यहाँ पे अगर मैं इन्हीं चीज़ों को आगे पीछे करूँगा, यानी कि क्या करा हमने, जस्ट इसको रिप्लेस कर दिया है 1 अगर t की जगह मैं क्या करूँ, ये पर्टिकुलर जो वैल्यू t की निकाली है इसको अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस कर दें तो ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये जो f है ये क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, यानी कि एक अल्टरनेटर जो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी सप्लाई जनरेट करेगा एसी की, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, f हो गई। उस P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अल्टरनेटर, यानी कि जितने पोल्स हैं अल्टरनेटर में। NS क्या है, स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड है अल्टरनेटर की। ठीक, तो आई होप समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से ये आपको डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी जो निकल के आएगी इसी सप्लाई की, वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अल्टरनेटर पे और स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अल्टरनेटर पे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी भी आपको ये फॉर्मूला मिस नहीं करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सिंक्रोनस मशीन का। सॉरी, अगर आप सिंक्रोनस मशीन सीखना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। आई होप इसका डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन्स के बारे में, यहाँ से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो सबसे पहला अगर कंक्लूजन मैं आपको बताऊं, तो पहला कंक्लूजन हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास एसी वेव है सर्टेन, यानी कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की एसी वेव चाहिए तो उसके लिए मुझे जो रोटर है यानी कि अल्टरनेटर है उसको एक स्पेसिफिक स्पीड पर रोटेट होना पड़ेगा। और ये स्पेसिफिक स्पीड कौन सी होगी, ये स्पीड होगी NS, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड। तो अगर तुम्हें स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की आउटपुट चाहिए, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ईजी एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। यानी अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको पता होगा 50 हर्ट्ज हमारी एक सिंक्रोनस एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है। तो इस स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के लिए जो अल्टरनेटर तुम्हारा रोटेट होगा वो पर्टिकुलर स्पीड NS पर रोटेट कराना पड़ेगा। और इनके बीच में क्या लिंक होगा, तो इनके बीच में लिंक जो है वो जानते हो, FS इक्वल टू P इंटू NS डिवाइड बाई 120। यानी कि अगर तुमसे कहा जाए कितनी स्पीड पे, अगर मुझे 50 हर्ट्ज इंडिया में रह रहा हूँ 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो अल्टरनेटर मुझे कितनी स्पीड पे चलना चाहिए, तो अल्टरनेटर की स्पीड जो होगी NS वो इक्वल टू 120 F/P। यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा कि जितनी स्पीड जो अल्टरनेटर की जो स्पीड होनी चाहिए वो 120 इंटू F/P। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर हमारे P इक्वल टू 2 पोल्स का अल्टरनेटर है तो ऐसे केस में NS कितनी होनी चाहिए, NS इक्वल टू 120 इंटू 50 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 60। ठीक है, 60 हो गया, 5 6 30, तो 3000 RPM पे तुम्हारा मोटर चलना चाहिए। समझ में आ गया होगा। तो 3000 RPM पे तुम्हारा अल्टरनेटर रोटेट, यानी कि ये जो रोटेट होगा इस पर्टिकुलर स्पीड में, तो RPM NR क्या होता है, NS जो होता है ये क्या होता है, RPM होता है, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट की बात होती है। तो 3000 RPM पे रोटेट होगा, 3000 RPM। ये हो गई NS स्पीड। यानी कि अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा अल्टरनेटर जो है वो 50 हर्ट्ज जो कि हमारी इंडेक्स फ्रिक्वेंसी है वो बना के दे, और 2 पोल का अल्टरनेटर ले रहा हो, तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए, रिवॉल्यूशन की जो स्पीड होनी चाहिए वो 3000 RPM पर पर सेकंड की स्पीड से तुम्हें उसे, सॉरी रिवॉल्यूशन पर मिनट की स्पीड से तुम्हें उसे चलाना पड़ेगा। 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट में उसे घुमाना पड़ेगा अल्टरनेटर को। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड कंक्लूजन को देख लेते हैं। सेकंड कंक्लूजन हम ये निकाला कि फॉर फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी
वी हैव टू रिक्वायर्ड फिक्स स्पीड ऑफ रोटर, यानी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अल्टरनेटर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बना के दे, तो ऐसे के लिए तुम्हारे जो रोटर है उसकी स्पीड भी फिक्स रहनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अल्टरनेटर्स होंगे वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे चलेंगे। इसीलिए आपने सुना होगा कि अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती हैं। रीजन क्या है उसका? एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, अल्टरनेटर को हमें कांस्टेंट स्पीड पे चलाना पड़ता है, और रीजन उसका यही है कि इसीलिए हम लोग जो फिक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स स्पीड पे होनी चाहिए। यानी कि अगर तुम्हारी स्पीड अल्टरनेटिव फिक्स रहेगी तभी तुम्हें फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अगर स्पीड को चेंज कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करता हूं, 3000 की जगह 1000 आरपीएम पे चलाता हूं, 1000 आरपीएम पे चलाऊंगा, तो अगर 1000 आरपीएम है इंटू 2 पोल्स की मशीन है डिवाइड बाई 120, तो एफ देखो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब की जो एफ आएगा वो आपका कुछ और क्वांटिटी निकल के आएगी, ना कि 50 हर्ट्ज निकल के आएगी। तो यानी कि स्पेसिफिक फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हारा रोटर जो है वो फिक्स स्पीड पे रोटेट करना चाहिए। और ये खास बात जो होती है किसमें होती है? अल्टरनेटर्स में होती है। ठीक है, अभी आने वाले समय में आप सीखोगे कि सिंक्रोनस स्पीड या सिंक्रोनस मशीन्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनकी एक खास बात होती है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड पर रन करते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड पर रन करते हैं। और ये जो खास बात होती है, इसी वजह से हम लोग एसी जनरेशन में अल्टरनेटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिंक्रोनस मशीन का, ना कि इंडक्शन इंडक्शन मशीन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। इंडक्शन जनरेटर नहीं यूज करते हैं जनरेशन में। उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है, क्योंकि इंडक्शन जनरेटर एक कांस्टेंट स्पीड पर चल नहीं सकते, उनकी स्पीड वेरी करती रहती है। जबकि अल्टरनेटर्स हो गए या सिंक्रोनस मशीन्स होती हैं, ये सारी सारी कांस्टेंट स्पीड की मशीन्स होती हैं। इसीलिए जितने भी दुनिया में जनरेशन हो रहा है वो जो सारा का सारा जनरेशन है वो अल्टरनेटर या कह सकते हैं सिंक्रोनस जनरेटर से हो रहा है। ठीक, ओके। और स्पीड कितनी होगी उसकी? एनएस, कांस्टेंट स्पीड एनएस होगी। ठीक, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा कि कैसे हम लोग एक डेरिवेशन हमने सीखा कि कैसे हम लोग एफ इक्वल टू पी इंटू एन एस डिवाइड बाई 120 निकाल सकते हैं, और यहाँ पे एन एस क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल का कन्वर्जन करना पड़ा। रीजन ये था क्योंकि हमें क्या निकालनी थी, एनआर निकालनी थी, जो कि मैकेनिकल क्वांटिटी है, लेकिन हमारे पास जो मैग्नीट्यूड था वो इलेक्ट्रिकल का था, इसीलिए हमने उस एंगल को चेंज करा। यहाँ पे यही एक क्लिक पॉइंट है कि एंगल को आपने चेंज क्यों करा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एंगल में क्यों चेंज करा गया। ठीक है, तो रीजन यही था कि इलेक्ट्रिकल एंगल की जानकारी थी पर मैकेनिकल की नहीं थी हमारे पास, तो ये ऐसा इसलिए करा। ठीक, आई होप भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।